अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 18 जमादिया सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने आज 4 जुम्मे को राज्यसभा में कायदा 267 के तहत एक नोटिस पेश किया है, जिसमें दिल्ली में जहरीली फिजाई आलूदगी की वजह से सेहत आमा की संगीन इमरजेंसी पर बहस करने का मुतालबा किया गया। वाज़ेह के राज्यसभा में कल मंगल को वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर एक खुसूसी बहस हुई। सयार पर भी बहस का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने लेकिन आज 4 जुम्मे को जहरीली फिजाई आलूदगी की वजह से सेहत आमा की संगीन इमरजेंसी जो दिल्ली में हो रही है, इस पर बहस का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 जुम्मे को शहीद दिवस के मौके पर इन तमाम लोगों की बहादुरी को याद किया जो आसाम तहरीक का हिस्सा थे, और कहा कि इसका हमारी तारीख में हमेशा एक अहम मुकाम रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर कहा कि आज शहीद दिवस के मौके पर हम इन तमाम लोगों की बहादुरी को याद करते हैं जो आसाम तहरीक का हिस्सा है। तहरीक का हमारी तारीख में हमेशा एक अहम मुकाम रहेगा। इंडिगो का बहरान बदस्तूर जारी और मुतअद्दिद कोशिशों और वादों के बावजूद एयरलाइन के ऑपरेशंस को सही तरीके से बहाल नहीं किया जा सका है। इंडिगो एयरलाइंस के मुसाफिरों को गुज़िश्ता 8 दिनों से मुश्किलात का सामना है। आज 4 जुम्मे को भी यही सूरत हाल है। दरअसल हुकूमत ने एक सख्त इक़दाम करते हुए इंडिगो की परवाज़ों को 10% तक कम करने की हिदायत जारी की। अब एक और बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी ज़राए ने इतला दी है कि इंडिगो की ये कम की गई परवाज़ें दूसरे एयर ऑपरेटर्स को दोबारा तकसीम कर दी जाएगी, जो बहरान ज़दा इंडिगो के लिए एक और बड़ा धक्का होगा और इसके बाजार के हसास बराह रास्त असर पड़ेगा। क्या मगरबी बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के खिलाफ एक नया सियासी मिजाज उभर रहा है? यह सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि निकाले गए तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को एक नई पार्टी के आगाज का ऐलान किया है। इनका दावा है कि वो लाखों हामियों की मौजूदगी में पार्टी का आगाज करेंगे। हुमायूं कबीर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने AIMIM के सरबराह सऊदी ओवैसी से भी बात की और ओवैसी ने इनसे यहाँ तक कहा है कि आप बंगाल के ओवैसी हैं। हुमायूं कबीर आज 10 दिसंबर को कोलकाता पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी की कमेटी बनाएंगे। हुमायूं कबीर वही लीडर है जो इससे पहले बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखकर सुर्खियों में छा गए। अब इनका दावा है कि तैयारियां मुकम्मल हो गई और 22 दिसंबर को पार्टी का बाकायदा आगाज किया जाएगा। वो पहले AIMIM और दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद के बारे में बयान दे चुके हैं, ये कहते हुए कि वो रियासत में 135 सीटों पर मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। ताहम AIMIM ने वाज़ेह तौर पर कबीर के तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। लोकसभा में एक अहम ऐलान करते हुए उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने कहा है कि हुकूमत ने 2027 की कौमी मरदमशुमारी को डिजिटल तरीके से करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि मरदमशुमारी रिवायती कागजी फॉर्म इस्तेमाल करने के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए की जाएगी। रुकने पार्लियामेंट सनातन पांडे के एक सवाल के तहरीरी जवाब में वजीर राय ने कहा है कि मरदमशुमारी के लिए एक सरशार डिजिटल पोर्टल तैयार किया जा रहा है जो मुल्क भर में इस अमल की निगरानी और इंतजाम करेगा। उन्होंने कहा कि अफराद अपनी मालूमात ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे, जबकि फील्ड अफसरान मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डेटा इकट्ठा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 4 जुम्मे के रोज सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है, इनको इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि कौम इनके लिए बेपनाह ताउन को गहरे शुक्रगुजार के साथ याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मौके को निशान इज्जत करने के लिए पुराने रिकॉर्ड से राजगोपालाचारी से मुतालिक कई दस्तावेजी मवाद भी शेयर किया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कौमी गीत वंदे मातरम पर बहस का आगाज हो गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बहस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग वंदे मातरम की अहमियत को नहीं जानते वो इसे इंतखाब से मुंसलिक कर रहे हैं। उन्होंने बहस के दौरान कांग्रेस को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। अमित शाह ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाला इल्ज़ाम दोहराया कि वंदे मातरम के बंद जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कम किए गए थे। उन्होंने कहा कि यहीं से वोट बैंक और मुंह भराई की सियासत की शुरुआत हुई। अमित शाह की तकरीर के बाद राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस में हिस्सा लिया और जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो लोग कल तक वंदे मातरम नहीं बोलते थे, आज वही लोग आग लगा रहे हैं और वही लोग काफी फिक्रमंद हैं। मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस BR गोई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की दिल्ली के करकोडमा कोर्ट अहाते में वकीलों ने चप्पलों से पिटाई कर दी। एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने हाल ही में साबिक चीफ जस्टिस गोई पर जूता फेंककर हंगामा किया था और इन्हें जस्टिस गोई ने माफ कर दिया था, वकीलों ने इन्हें माफ नहीं किया बल्कि चप्पलों से इनकी पिटाई कर दी। करकोडमा कोर्ट के अहाते में कुछ वकीलों ने पहले इन्हें सख्त लहजे में कहा और फिर चप्पलों से बुरी तरह पीट दिया।
यह हादसा तब पेश आया जब राकेश किशोर अदालत में मौजूद थे। राकेश किशोर के साथ पहले लफ्जी झड़पें पेश आई, फिर धक्का मुक्की और फिर चप्पलों से हमला किया गया। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच बचाव कर राकेश किशोर को अदालत के हाथे से बाहर निकाला। हिंदुस्तान की शहरियत के हुसूल से कल वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम शामिल होने के इल्जाम के साथ दाखिल की गई पिटीशन पर दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस लीडर और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। विकास त्रिपाठी नामी अर्जीगुजार ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में हिंदुस्तान की शहरियत हासिल की, मगर वोटर लिस्ट में अपना नाम 1980 में ही शामिल करवा लिया था। इस बुनियाद पर इसने इन पर फरेबदही और जालसाजी के केस का मुतालबा किया है। स्पेशल जज विशाल ने यह नोटिस अर्जीगुजार की रिव्यू पिटीशन पर जारी किया। त्रिपाठी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 11 सितंबर के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें इनकी अर्जी को बुरी तरह सरजनिश करते हुए खारिज कर दिया गया था। दिल्ली फसाद की वसीतर साजिश केस में जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद ने दिल्ली की मुकामी अदालत में 16 दिनों की अबूरी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी उन्होंने अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए दाखिल की है। इस पर 11 दिसंबर को कोलकाता कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर वाजपेयी समाअत करेंगे। वाजरे के गुज़श्ता साल दिसंबर में भी वो बहन की शादी में शिरकत के लिए 7 दिन की अबूरी जमानत हासिल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन चौधरी ने वंदे मातरम पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने वंदे मातरम का मतलब समझाते हुए कहा कि आज हमें कौमी गीत की रूह को समझना जरूरी है। ये गीत मुल्क की फितरत की तारीफ करता है। उन्होंने वंदे मातरम के हवाले से मुसलमानों को निशाना बनाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी पसंद से हिंदुस्तानी हैं, इत्तेफाक से नहीं। वंदे मातरम के किन अल्फाज को अपनाया जाए, इसका फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की मुशावरत से किया गया था। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में हुकूमत के साथ दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबे हयात में 5,39,495 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत किए। हुकूमत से जारी तफसील के मुताबिक दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों ने तेलंगाना में 5,39,000 करोड़ से जायद की सरमायाकारी के याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं, जिनमें महकमा दिफा, महकमा शहरी हवाबाजी, रियल इस्टेट, काबिल तजदीद तवानाई, सयाहत व दीगर शोबेजात शामिल हैं। समिट के पहले दिन 2,43,000 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, जबकि दूसरे दिन 2,96,495 करोड़ की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। मुख्तलिफ इजलासों में रियासत की तरक्की और नए शहर को बसाने के इक़दामात के मुतालिक हुकूमत के मंसूबाजात का तफसीली अहाता किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दूसरे दिन खिताब में सोनिया गांधी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करके कहा कि सरजमीन हिंदुस्तान पर जब तक तेलंगाना का वजूद बाकी रहेगा, उस वक्त तक सोनिया गांधी को याद रखा जाएगा, क्योंकि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज का बुनियादी मकसद रियासत के गरीब और महरूम तबकात को बाइख्तियार बनाना है। 2 रोज़ा ग्लोबल समिट के इख्तितामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए और तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज का इजरा करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस विजन में 2034 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और 2047 तक $3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मईशत के हुसूल के लिए एक तफसीली रोड मैप तैयार किया गया है। ये दस्तावेज लाखों लोगों की राय और तजावीज़ की बुनियाद पर तैयार की गई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में मियारी तालीम, सोलार एनर्जी और नौजवानों को रोजगार की फराहमी हमारी तरजीहात है। उन्होंने कहा कि नई सोलार पॉलिसी रिवायती बरक़ी से शफ़ाफ़ बरक़ी के वसाइल की तरफ मुंतकली पर जोर देती है। रियासत में 11 GW काबिल तजदीद तवानाई की गुंजाइश है, जिसमें 2030 तक इजाफा होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के तमाम जिला कलेक्टर्स में तेलंगाना तल्ली के नस्ब करदा मुजस्समों का इफ्तिताह किया। उन्होंने ये मुजस्समे हैदराबाद के करीब भारत फ्यूचर सिटी में जारी तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मुकाम से वर्चुअली तौर पर इफ्तिताह किए। ये तकरीब कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी तकरीबात का हिस्सा थी। इन तकरीबात के तहत रियासत के तमाम 33 अजला कलेक्टरेट्स में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे नस्ब किए गए हैं। तेलंगाना ग्लोबल समिट 2025 के मौके पर मारूफ फिल्मी अदाकार और मेगा स्टार चिरंजीवी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। वो भारत फ्यूचर सिटी में जारी समिट में शिरकत के लिए पहुंचे, जहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर श्रीधर बाबू और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दिल राजू भी मौजूद थे। इस दौरान ग्लोबल समिट में सिनेमा राइजिंग 2047 सेशन का आगाज हुआ, जिसमें कई फिल्मी शख्सियात, अदाकार और प्रोड्यूसर्स ने शिरकत की, जिनमें अल्लू अरविंद, श्याम प्रसाद रेड्डी, सुरेश बाबू, दिल राजू, अदाकार जोड़ी रितेश जेनेलिया और दूसरे समेत टॉलीवुड और बॉलीवुड से वाबस्ता कई नाम शामिल थे। सिनेमा इंडस्ट्री के फरोग पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत
फिल्मी सनत की तरक्की के लिए तमाम जरूरी सहूलतें फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एसएससी 2026 इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो मुनफरिद होगा क्योंकि मजमूई एतबार से 2026 एसएससी इम्तिहानात का टाइम टेबल एक माह के अरसा पर मुहित है, जबकि इम्तिहानात महज 9 दिन होंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से जारी एसएससी इम्तिहानात टाइम टेबल के मुताबिक इम्तिहानात का आगाज 14 मार्च से होगा, जो कि 16 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 14 मार्च को ज़बान अव्वल का पर्चा होगा, जबकि ग्रुप ए के लिए होगा। इसी दिन पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी पर्चे अव्वल का इनकाद अमल में आएगा, जो सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। फिर 18 मार्च को ज़बान दुवम का पर्चा होगा और इसके लिए भी औकातकार सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे होंगे। इसके बाद 23 मार्च को अंग्रेजी का पर्चा होगा और 28 मार्च को हिसाब का पर्चा होगा। फिजिकल साइंस का पर्चा अव्वल 2 अप्रैल को होगा, 7 अप्रैल को बायोलॉजिकल साइंस का पर्चा दुवम होगा, 13 अप्रैल को सोशल का और 15 अप्रैल को एसएससी वोकेशनल कोर्स के पर्चा अव्वल होगा। 16 अप्रैल को आखिरी पर्चा और एसएससी पेपर दुवम होगा। वो मार्च और अप्रैल में तातीलात के नतीजे में काफ़ी मशक्क़त के बाद टाइम टेबल तैयार किया गया है। एयरपोर्ट के बाद आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट और लोक भवन को धमकी आमेज ईमेल से सनसनी फैल गई। एक तरफ शहर में ग्लोबल समिट जारी है, जहां सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, तो दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट में सीएमओ ऑफिस और लोक भवन को धमाके से तबाह करने की धमकी दी गई। ईमेल के बाद पुलिस ने सख्त चौकसी अख्तियार की और बम स्क्वाड के साथ लोक भवन के अलावा सेक्रेटेरिएट और सीएमओ की तलाशी ली गई। धमकी आमेज ईमेल किसी खान नामी शख्स के नाम से गवर्नर ऑफिस को रवाना किया गया। मौसूख ज़राए के मुताबिक मेल में बड़ी साजिश रचने का खुलासा किया गया और बताया कि लोक भवन, राजभवन और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में सीएमओ दफ्तर को धमाके से उड़ाने की साजिश की जा रही है। मेल में यह भी बताया गया है कि फौरी लोक भवन और सीएम के दफ्तर को खाली करवाया जाए। पुलिस ने इस मेल के मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 9 इंस्पेक्टरान पुलिस के तबादले अमल में लाए गए। एसके बाला राजू आरजीआई से गच्चीबौली, मोहम्मद हबीबुल्ला गच्चीबौली से वीआर साइबराबाद, बी संजीवलू सीएसएस माधापुर से आरजीआई एयरपोर्ट, बी सत्यानारायणा माधापुर ट्रैफिक से मैलारदेवपल्ली पुलिस, बी नरेंद्र मैलारदेवपल्ली से इकोनॉमिक फेंसिंग तबादला करते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। किले गोलकुंडे के इलाके में इन दिनों गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां उरूज पर है। बिलखुसूस आदि सारिकीन की सरगर्मियां आम शहरियों के लिए दिन ब दिन मुश्किलात का सबब बनती जा रही है। मौसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिन किला गोलकुंडा इलाके में सिलसिलेवार सरक़े की वारदातें पेश आई और इन वारदातों की शिकायत के बावजूद भी पुलिस गोलकुंडे की कार्रवाई मायनक़द साबित हो रही है। ताजुब की बात तो यह है कि इंस्पेक्टर पुलिस गोलकुंडे को इस बात का इल्म नहीं कि इनके पुलिस स्टेशन में कितनी शिकायतें हासिल हुई है और इन शिकायतों पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। हासिल शुदा इत्तलात की तस्दीक के लिए जब स्टेशन हाउस ऑफिसर गोलकुंडे से राब्ता कायम किया गया तो उन्होंने सरक़े की वारदातों से लाइल्मी का इज़हार किया। यहाँ इस बात का तस्करा भेजा ना होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते यानी इन वारदातों से 2 दिन कबल ही ऑपरेशन कवच मुनक़्क़िद किया गया। मुजरिमों को बावर करने और पुरसुकून माहौल के लिए कमिश्नर पुलिस अनथक जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन मातहत ओहदेदारों के इक़दाम से ऐसा जाहिर होता है कि इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। या तो इन ओहदेदारों को जराइम पर काबू पाने से दिलचस्पी नहीं या फिर कमिश्नर पुलिस के अहकाम का कोई लिहाज नहीं। रियासत कर्नाटक के बिदर की तारीख में पहली मरतबा सियासत मिल्लत फंड का सियासत दूबदू प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस ज़िमन में बीबीएफ सेवा केंद्र बिदर बेटरमेंट फॉर्मेशन के ट्रस्टीज मौलाना मोहम्मद मोनिस करमानी, मुताहा कलीमुल्लाह और मोहम्मद रईसुद्दीन ने मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद मंजूर अहमद के हमरा न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान से मुलाकात की। वज़ीर के बीबीएफ सेवा केंद्र और सियासत मिल्लत फंड मुश्तरका तौर पर रिश्तों का यह दूबदू प्रोग्राम 4 जनवरी बरोज़ इतवार शाहीन परवाज हाल सपना लैंडमार्क मुकाबिल मोती मस्जिद एयरपोर्ट रोड पर मुनक़्क़िद होगा। कोऑर्डिनेशन दूबदू सैयद खालिद मुहिउद्दीन असद के मुताबिक ये सियासत मिल्लत फंड का 147वां प्रोग्राम है। बिदर के ये वफ़द ने जनाब असगर अली खान से भी मुलाकात की। आज चारशुमे की सुबह शास्त्रीपुरम के इलाके के मकीनों को एक तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा है। जब सुबह लोग अपने अपने कामों के लिए निकले और अपने मासूम बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब देखकर एक हैरान हो गए कि शास्त्रीपुरम जाने और आने वाले तमाम रास्तों को खोदकर छोड़ दिया गया है और तमाम रास्ते मजदूद कर दिए गए हैं। अच्छी खासी सड़क का बुरा हाल कर दिया गया है। रास्ते बिल्कुल मजदूद हो गए हैं। इस रास्ते से जाने वाले अफराद को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई मुतबादिल रास्ता ही मौजूद नहीं छोड़ा गया है। यही रास्ता शहर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी की रिहाइशगाह को भी जाता है। लोग इस्तिफ़सार करने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर क्या वजह है कि तमाम रास्ते मजदूद कर दिए गए हैं। को रोकना चाह रहे हैं, जो तमाम अवाम को मुश्किल में डाल दिया गया है। लोग अपने मासूम बच्चों को सुबह सुबह जान जोखम में डालकर
टूटी हुई सड़क के कोने से गुजरने की कोशिश करते देखे गए। स्कूल बसेस नहीं जा पाए हैं, ऑटोस को भी मुश्किल पेश आ रही है। किंग्स कॉलोनी के दाखिले पर भी रोड बंद कर दी गई है। इस तरह तमाम रास्ते मजबूत करने की क्या वजह हो सकती है? बल्दिया को खुलासा करना चाहिए। एक रास्ते पर काम मुकम्मल होने पर दूसरे रास्ते का काम शुरू करना चाहिए। एक साथ तमाम रास्ते मजबूत कर देंगे तो कैसे चलेगा? नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।